स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था, वाटरलू के युद्ध से रिलेटेड था। उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि वाटरलू का युद्ध जो हुआ था उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम थे। ठीक है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उसी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का दूसरी बार पतन होता है और 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नेपोलियन का वाटरलू में पराजय किन कारणों से हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं कि नेपोलियन की वाटरलू में पराजय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का पतन हो जाता है, ये हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको कारण, परिणाम या फिर नेपोलियन के वाटरलू में पराजय के कारणों को पूछा जा सकता है, तीनों पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं। चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 1789 का क्रांति पढ़ रहे हैं या फिर यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वाटरलू के बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि यहीं पर दूसरी बार जो नेपोलियन वो हारा था और इसी के बाद जो सत्ता में वो कभी नहीं आ सका और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा उसको हम लोग पहले समझते हैं, आगे हम लोग इसके कारणों को डिस्कस करेंगे कि क्यों वाटरलू में इसका जो पराजय हुआ था। कहा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप का सबसे महान सेना नायक और फ्रांस का शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर लगभग पूरे यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ये सब चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि किंतु 1812 ईस्वी के रूस अभियान की असफलता के बाद उसकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। 1814 ईस्वी में उसे पहली बार सत्ता छोड़नी पड़ी क्योंकि वो हार गया था। वो क्यों हारा था, 1814 ईस्वी में उसको सत्ता क्यों छोड़ना पड़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ये समझिए कि 1812 ईस्वी में उसके द्वारा रूस का अभियान चलाया गया था, जिसके कारण वहाँ पर जो अभियान उसका असफल हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा और 1814 ईस्वी में उसे पहली बार सत्ता छोड़नी पड़ी और एल्बा द्वीप भेज दिया गया, इसको कैद करके एल्बा द्वीप भेज दिया गया था। 1815 ईस्वी में वह पुनः फ्रांस लौटा और लगभग 100 दिनों का शासन किया। यही चीज़ हम आपको जब कारण और परिणाम बता रहे थे वहाँ पर आपको बताए थे कि 1815 ईस्वी में जो नेपोलियन है वो फिर से वहाँ पर फ्रांस लौट गया, फिर से वो शासक बना और लगभग 100 दिनों तक शासन किया, जिसको 100 दिनों का शासन भी कहा जाता है। अंततः 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पर ब्रिटेन के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा प्रसा के सेनापति ब्लूसर की संयुक्त सेना ने उसे पराजित कर दिया और अंततः दोबारा जब वो 100 दिनों के शासन के लिए आया था तो 18 जून 1815 ईस्वी को फिर से इसको दोबारा हरा दिया जाता है। यह पराजय नेपोलियन के राजनीतिक जीवन का अंत सिद्ध हुई। उसकी पराजय के पीछे अनेक कारण थे। कहा जा रहा है कि ये जो पराजय था वो नेपोलियन के राजनीतिक जीवन का अंत सिद्ध हुआ क्योंकि इसके बाद ये कभी सत्ता में नहीं आ सका और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नेपोलियन की वाटरलू में पराजय की प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं। जो नेपोलियन है वाटरलू में वो किस तरह से हारा था, किन कारणों से हारा था, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं। पहला जो कारण था इसके हारने का वो था अत्यधिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि जब पहली बार ये 1814 में जाता है, इसकी सत्ता छूटती है, तब ये फिर से 100 दिनों का शासन करने के लिए आता है 1815 ईस्वी में, लेकिन ये फिर से उसी नीति को अपनाता है, विस्तारवादी नीति को अपनाता है, लालच की नीति को अपनाता है। तो पहला कारण ये था, इसका अत्यधिक महत्वाकांक्षा ये रखता था। नेपोलियन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी असीम महत्वाकांक्षा थी। वह केवल फ्रांस का शासक बनकर संतुष्ट नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसी कारण उसने लगातार अनेक युद्ध किए। निरंतर युद्धों से फ्रांस की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर होती गई। लगातार अगर युद्ध करते रहेंगे तो पैसे की कमी होगी, और जब पैसा का कमी हुआ तो इसने क्या किया, लगातार लोगों के ऊपर कई सारे टैक्स जोड़ दिए, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या, तो जो सेना है वो भी कमजोर होता गया, ताकत कम होता गया सेना का। यदि वह समय रहते अपने साम्राज्य के विस्तार को रोक देता तो संभवतः उसका पतन इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन उसने क्या किया, एक बार तो वो हारा ही। ठीक है, 1814 में वो हारा ही, लेकिन जब वो कैद किया गया फिर वो भाग करके फ्रांस आया, फिर से वो राजा बना और फिर से वो क्या करता है, उसी विस्तारवादी नीति को अपनाता है और फिर से हार जाता है। दूसरा इसका कारण था वाटरलू के युद्ध में हारने का वो है निरंतर युद्धों से सेना की कमजोरी। लगातार जो फ्रांस की सेना है वो लगातार युद्ध कर रहा था, ठीक है, कर रही थी, जिसके कारण उसमें क्या कमजोरी हो गया था। नेपोलियन लगभग 20 वर्षों तक लगातार युद्ध करता रहा। इन युद्धों में फ्रांस के लाखों सैनिक मारे गए और सेना की गुणवत्ता भी पहले जैसी नहीं रही। जब लोग मारे जाते हैं, सेना मारे जाते हैं, ठीक है, तो उनकी गुणवत्ता वैसे भी खराब हो जाती है, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार युद्ध ही चलता है, चलता रहा तो मनोबल टूट जाता है। वाटरलू के युद्ध तक पहुंचते पहुंचते उसकी सेना थकी हुई, अनुभवहीन और
संख्या में भी कम हो चुकी थी। जब वाटरलू का युद्ध हुआ, ठीक है, उस टाइम उस समय तक पहुंचते पहुंचते जो नेपोलियन का सेना था वो बहुत ही थक चुकी थी, ठीक है, क्योंकि पहले भी सेना उसकी हार चुकी थी। जो अनुभवहीन था, मतलब उसके पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं था, जो सेना बनाया गया था इस बार उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, संख्या भी बहुत कम थी, ठीक है। इसके विपरीत मित्र राष्ट्रों की सेना अधिक संगठित और उत्साहित थी। जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो ये सब क्या है, सब मित्र मित्र राष्ट्र हैं। तो इसकी जो सेना है वो अधिक संगठित थे, उत्साहित थी। इस कारण नेपोलियन अपनी पुरानी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका। जैसे पहले वो पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था, जिस सेना के दम पर वो पूरे यूरोप पर कब्जा कर रहा था, उस टाइम जो वाटरलू का युद्ध हुआ वो दम उस टाइम में नहीं दिखा सका ये। तीसरा जो अगर हम लोग कारण का बात करें तो वो है रूस अभियान की असफलता। रूस अभियान की असफलता 1812 ईस्वी का रूस अभियान नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी भूल माना जाता है, क्योंकि इसने रूस को हराने के लिए एक अभियान चलाया था 1812 ईस्वी में, ठीक है। रूस की भीषण ठंड, लंबी दूरी, भोजन की कमी और रूसी सेना की जली हुई धरती की नीति के कारण फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 6 लाख सैनिकों में से बहुत कम सैनिक जीवित लौट सके। इस अभियान ने फ्रांस की सैन्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया, जिसका प्रभाव वाटरलू के युद्ध में भी दिखाई दिया। इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं जली हुई धरती की नीति, यहाँ पर जो रूसी सेना थी वो क्या करते, जैसे पता चला इनको कि फ्रांस से नेपोलियन आ रहा है युद्ध करने के लिए, तो वो पीछे हटते चले गए। जो रूसी सेना थी वो पीछे हटते चले गए, और जहाँ से भी वो हटते थे वहाँ पर पूरे धरती को आग लगा देते थे। मतलब खाना पानी, जो शेल्टर रहने के लिए जो जगह था, उन सभी चीज़ों को वो नष्ट करते चलते थे, जिसके कारण जो फ्रांसीसी सेना था उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाता था, और ठंडा बहुत कड़ाके का ठंड था, बाहर में वो रह नहीं सकते थे। तो झोपड़ी घर वगैरह सब कुछ कुछ था ही नहीं, तो ठंड में वो लोग मर रहे थे। खाने के लिए जब सारा फसल जला दिया जा रहा है, खाने के लिए जितना भी धान चावल है सब कुछ जला दिया गया, पीने वाला पानी गंदा कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो जली हुई धरती की नीति रूस की सेना ने अपनाया था, इसके कारण इसको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा था। तो ये इसका सबसे बड़ा गलती माना जाता है नेपोलियन का। चौथा जो हम लोग कारण देखते हैं वो है यूरोपीय राष्ट्रों का संयुक्त मोर्चा। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति से यूरोप के अनेक देश भयभीत थे, मतलब डरे हुए थे सारे देश। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया तथा अन्य देशों ने मिलकर उसके विरुद्ध एक शक्तिशाली गठबंधन बना लिया। वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा। इतनी बड़ी संयुक्त शक्ति का अकेले सामना करना नेपोलियन के लिए अत्यंत कठिन सिद्ध हुआ। जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो वहां पर भी प्रसा और जो ब्रिटेन उसके सेनाओं ने मिल करके युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसका सामना नेपोलियन की सेना ने नहीं कर सका और वो हार गया। पांचों जहां पर हम लोग कारण देखते हैं इसके हारने का वो है वेलिंगटन और ब्लूसर का कुशल नेतृत्व। जो ब्रिटेन का सेनापति वेलिंगटन था, ठीक है, और जो प्रसा का सेनापति ब्लूसर था उसका कुशल नेतृत्व, ये भी एक कारण था नेपोलियन के हारने का, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के हारने का। वाटरलू के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रसा की सेना का नेतृत्व ब्लूसर कर रहे थे। दोनों सेनापतियों ने आपसी समन्वय और सूझबूझ के साथ युद्ध किया। जब नेपोलियन वेलिंगटन की सेना को पराजित करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय ब्लूसर की सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। इससे युद्ध का पूरा संतुलन बदल गया और नेपोलियन चारों ओर से घिर गया। ये क्या है, पूरा सूझबूझ से इसमें युद्ध किया गया। जैसे मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, तो दो लोग जब लड़ेंगे तो ये भी मारेगा ये भी मारेगा, दोनों क्या होगा, अधमरा हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरा एक तरफ से, मान लीजिए इसके तरफ से एक झुंड आ गया और ये मिल के मार दिया, तो अब इसके पास पहले से शक्ति नहीं था, लेकिन ये फुल शक्ति के साथ इसको कूट दिया। तो इसी तरह इसके साथ हुआ था नेपोलियन के साथ, जब ये चारों तरीके से गिर गया और इसको कैद करके जेल में, मतलब निर्वासन के लिए डाल दिया गया। छठा जो हम लोग कारण देखते हैं वो युद्ध के दिन हुई वर्षा। वाटरलू के युद्ध से एक दिन पहले भारी वर्षा हुई थी। इससे युद्ध भूमि कीचड़ से भर गई। नेपोलियन की तोपों और घुड़सवार सेना की गति धीमी पड़ गई। उसे आक्रमण शुरू करने में भी देरी करनी पड़ी, ठीक है। इसी कारण क्या है, तो जो आक्रमण उसको शुरू करने में भी देर करनी पड़ी। इस विलंब का लाभ मित्र सेनाओं को मिला और उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने का पर्याप्त समय मिल गया। यह भी उसकी पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण था। जब युद्ध के एक दिन पहले वहां पर वर्षा हुई थी, ये भी क्या है, इसके एक युद्ध कह सकते हैं हार का कारण बना। सातों जो हम लोग कारण देखते हुए नेपोलियन की रणनीतिक भूलें। नेपोलियन के द्वारा कुछ रणनीतिक भूल थी, जिसके कारण भी ये वाटरलू के युद्ध में हारा। यद्यपि नेपोलियन महान सेनानायक था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में उसने कुछ गंभीर रणनीतियों की गलतियां की है। उसने युद्ध आरंभ करने में विलंब किया। वर्षा हो गया था, इसके कारण उन्होंने युद्ध आरंभ करने में विलंब किया। अपने सेनापतियों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाया तथा प्रसा की सेना को समय रहते रोकने में असफल रहा, ठीक है। जो प्रसा का सेना बाद में आया था उसको रोकने में यह असफल रहा। इन गलतियों के कारण उसकी सेना बिखर गई और अंततः उसे पराजय का सामना करना पड़ा।
और दोबारा जब ये हारता है तो फिर कोई चांस ही नहीं बचता है। अगला जो है हम लोग पॉइंट देखें, जो कारण देखें, वो है फ्रांस की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। जनता युद्धों से परेशान थी और पहले जैसा उत्साह नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि जब पहले यहाँ पर नेपोलियन आया था तो जनता उसका समर्थन कर रही थी, लेकिन बाद में देखा गया कि युद्ध लगातार होता ही चल रहा है, खाने के पैसे नहीं बच रहे, लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण जनता में कह सकते हैं जनता जो बहुत ही परेशान थी और उस तरह से उत्साह उसमें अब नहीं बचा था। दूसरी ओर यूरोप के अधिकांश राष्ट्र नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट हो चुके थे। जो यूरोप के अधिकांश राष्ट्र हैं वो नेपोलियन के लिए एकजुट हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में उसे पर्याप्त आर्थिक और राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका। इससे उसकी युद्ध क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो सेना कहाँ से आएगा, सामान कहाँ से आएगा, ठीक है, खाना पीना कहाँ से आएगा, जो रसद होता है मतलब युद्ध के टाइम में जो काम आता है जैसे दवाई, खाना, रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब का व्यवस्था नहीं हो सका। इसके कारण भी एक कारण रहा। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर वाटरलू के युद्ध के परिणाम को देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। वाटरलू की पराजय के बाद नेपोलियन ने दूसरी बार सिंहावलोकन छोड़ दिया, मतलब सिंहासन क्या उसने छोड़ दिया। उसे दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। फ्रांस में बोरो वंश की पुनर्स्थापना हुई और लुई 18वें को पुनः राजा बनाया गया। नेपोलियन के साम्राज्य का अंत हो गया तथा बिना कांग्रेस के निर्णय पूरी तरह लागू किए गए। जो भी बिना कांग्रेस में निर्णय लिए गए थे, जो भी व्यवस्था बनाया गया था, उसको फिर से लागू कर दिया गया। इसके बाद मैटरनिक व्यवस्था और शक्ति संतुलन की नीति यूरोप में प्रभावी हो गई। उसके बाद मैटरनिक व्यवस्था भी आएगा। मैटरनिक व्यवस्था हम अगले क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, जहाँ पर शक्ति संतुलन की नीति यूरोप में प्रभावी हो गई। तो इस तरह से हम लोग नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हारते हुए देखते हैं। बहुत सारे कारण थे जिसको आपने पढ़ा। जब आपका कॉपी लिखना हो जाए तो आप एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि नेपोलियन की वाटरलू में पराजय किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा और रूस अभियान की असफलता, निरंतर युद्धों से सेना की कमजोरी, यूरोपीय राष्ट्रों के संयुक्त मोर्चे, वेलिंगटन और ब्लूसर के कुशल नेतृत्व तथा उसकी रणनीतिक भूलों का संयुक्त परिणाम थी। वाटरलू का युद्ध केवल नेपोलियन की पराजय नहीं था, बल्कि यह यूरोपीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इसके साथ ही फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का अंत हुआ और यूरोप में बिना व्यवस्था तथा मैटरनिक व्यवस्था का नया युग प्रारंभ हुआ। तो बिना व्यवस्था को आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। मैटरनिक व्यवस्था कराना जरूरी है, तब आप और इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा इसलिए जरूरी था, करा दिया गया। चैनल पर दोस्तों हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर को कराने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और सारे क्वेश्चन के आंसर को आप लोग तैयारी करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।